नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि ज्योग्राफी की पिछली और फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी ज्योग्राफी के जनरल नॉलेज के बारे में और किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम इंडियन ज्योग्राफी की स्टार्टिंग करेंगे और सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कि जो भारत है हमारा देश, उसकी स्थिति कहाँ है। हम अध्ययन करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में भी, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि ज्योग्राफी के अंदर किसी भी स्थान या प्रदेश की बात करने से पहले हमें उसकी स्थिति के बारे में पता होना आवश्यक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए कि हमारा देश है भारत, इसकी स्थिति विश्व मानचित्र में कहाँ पे है और किस प्रकार है। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि किसी भी स्थान विशेष, देश या प्रदेश की स्थिति ज्ञात करने के लिए या स्थिति समझने के लिए दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। जिसका प्रथम रूप है खगोलीय स्थिति। क्या नाम है? खगोलीय स्थिति। और दूसरी है जो होती है भौगोलिक स्थिति। दूसरी क्या होती है? भौगोलिक स्थिति। एक तो होती है एस्ट्रोनॉमिक लोकेशन और एक होती है ज्योग्राफिक लोकेशन। खगोलीय स्थिति और भौगोलिक स्थिति। अब हम बात करते हैं खगोलीय स्थिति में किसकी चर्चा करेंगे। खगोलीय स्थिति में हम चर्चा करेंगे अक्षांश की और खगोलीय स्थिति में हम चर्चा करेंगे देशांतर की। किसकी चर्चा करेंगे? अक्षांश और देशांतर की। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा था कि किसी भी देश प्रदेश की स्थिति को जानने के लिए अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। आज उसी संदर्भ में हम इंडिया के लिए चर्चा करेंगे। भौगोलिक स्थिति क्या होती है? भौगोलिक स्थिति होती है किसी भी देश या प्रदेश के पड़ोसी देश कौन से हैं, इसमें क्या क्या आते हैं? पड़ोसी देश, पड़ोसी सागर, पड़ोसी सागर, और हम चर्चा करते हैं इसके अंतर्गत पड़ोसी महासागरों, पड़ोसी महासागर। देखिए बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं और ज्योग्राफी में आने वाली हर छोटी से छोटी चीज की चर्चा हम करते हुए चलेंगे। उसी के संदर्भ में हम आज बात कर रहे हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार कि विश्व मानचित्र में, विश्व पटल पर भारत की स्थिति कहाँ पे है और किस प्रकार भारत का विस्तार हुआ है। उसी के संदर्भ में हमने चर्चा की है कि एक तो खगोलीय स्थिति होती है, एस्ट्रोनॉमिक लोकेशन होती है, और एक भौगोलिक स्थिति होती है, ज्योग्राफिक लोकेशन होती है। खगोलीय स्थिति के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं कि किन अक्षांशों के बीच में या किन देशांतरों के मध्य भारत स्थित है। उसी प्रकार हम भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत चर्चा करते हैं कि जैसे भारत देश है तो इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसके पड़ोस में महासागर है वो कौन कौन से हैं, सागर है तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विश्व मानचित्र की। तो जैसे कि ये होगी हमारी पृथ्वी, एक बार ऐसे मान लें कि ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी पे भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। क्या हो गई? 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का पार्ट कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, जिसकी चर्चा हमने विस्तार में कर ली थी पिछली क्लास में। अब हम एक चीज और जानते हैं, ये तो हो गया 0 डिग्री अक्षांश और एक होता है 0 डिग्री देशांतर। तो इसी प्रकार ये क्या हो गया? 0 डिग्री देशांतर। यहां तक बात समझ में आ रही है, जिसको ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है। तो भारत की स्थिति कहां पे है? ये भूमध्य रेखा हो गई हमारी, और एक ये होती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा, जिसकी स्थिति होती है
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और हम जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से होके गुजरती है। तो यहाँ पे हम जैसे ड्रॉ कर दें, ये हो गया हमारा देश भारत, इस प्रकार स्थित है। अभी हम विस्तार में भी इसका मानचित्र बना के देखेंगे, एक बार यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी ब्रीफिंग ले लेते हैं। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, हम जानते हैं। ये अब हमें चर्चा करनी है कि भारत की स्थिति दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिक लोकेशन के अंदर खगोलीय स्थिति किस प्रकार प्रकट की जा सकती है भारत की। तो खगोलीय स्थिति के लिए हमें चर्चा करनी होगी अक्षांशों की, और हमें चर्चा करनी होगी देशांतर की, कि किन किन अक्षांशों के बीच में भारत स्थित है, या फिर किन किन देशांतरों के बीच में भारत की स्थिति है। तो सबसे पहले ब्रीफिंग के लिए हम पढ़ लेते हैं भारत की जो स्थिति है, यहां पे है। इस बिंदु का अक्षांश मान कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सा अक्षांश होता है ये? उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से जो ऊपरी सिरा है भारत का यहाँ पे, वो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। ये भी कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। ये तो हो गया हमारा उत्तर से दक्षिण भारत का, ये दक्षिण की स्थिति हो गई और ये उत्तर की स्थिति हो गई। इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे पूर्व से लेके पश्चिम की। तो जो पश्चिम के अंदर भारत का हिस्सा है गुजरात में, गुजरात का एक स्थान है जिसका नाम है सर्क रेख। उसकी देशांतरी स्थिति क्या है? लंबवत स्थिति ज्ञात करने के लिए हम किसकी चर्चा करते हैं? देशांतर की चर्चा करते हैं। तो ये है 67 डिग्री, कितनी है? 67 डिग्री, सॉरी 68 डिग्री और 7 मिनट। कितनी है? 68 डिग्री और 7 मिनट। और अंतिम छोर इसका है अरुणाचल प्रदेश में, जो है 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा? पूर्वी देशांतर। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमने बात कर ली कि भारत की स्थिति और विस्तार को समझने के लिए हम मुख्य रूप से किन की बात करेंगे? खगोलीय स्थिति और भौगोलिक स्थिति। इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। अब हम विस्तार से इन अक्षांश और देशांतर के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए तो फिर चलते आगे। हम बना लेते हैं एक बार भारत का मैप, फिर हम इसको विस्तार से समझते हैं। भारत का मैप बनाएं तो लगभग इस प्रकार का जो हमारा भारत है वो होता है। ये हो गया हमारा गुजरात, फिर गुजरात के बाद में आ गया राजस्थान, ये राजस्थान हो गया। फिर राजस्थान के बाद में आता है कश्मीर, ये हो गया हमारा कश्मीर। कश्मीर के बाद में इधर ये नेपाल आ गया, ये भूटान वगैरह आ गए। ये हो गई हमारी बांग्लादेश की सीमा, और इधर ऊपर चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आ गया, और ये भारत के 7 राज्य। तो ये होगी हमारा इंडिया का मैप। अब इसकी लोकेशन को हम समझेंगे। जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से होके गुजरती है। इसका मान होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब हम चर्चा करें कि भारत का जो दक्षिणी छोर है, कन्याकुमारी का जो छोर है, उसकी स्थिति क्या है। इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें इस प्रकार एक रेखा खींचनी पड़ेगी। और ये रेखा किस प्रकार की है? जो ये हमारी भूमध्य रेखा होती है, इसी के समानांतर रेखा है। और भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं कौन सी होती है? अक्षांश रेखाएं होती है। और इसका मान है हमारे पास 8 डिग्री 4 मिनट। इस अक्षांश का मान क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी अक्षांश है। कंफ्यूज नहीं होना है, दक्षिण नहीं लिखना है। दक्षिण तो भारत का छोर है, दक्षिणी अक्षांश नहीं है। अक्षांश कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर वाले सिरे पे।
यहां पे कोई स्थान है जिसकी स्थिति क्या है, इधर हम समानांतर चल रहे हैं भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के, और समानांतर होते हैं अक्षांश। ये होता है 37 डिग्री 6 मिनट, ये होता है 37 डिग्री 6 मिनट। ये भी कौन सा अक्षांश होगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो कौन सा अक्षांश होगा, उत्तरी अक्षांश होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अभी हम चर्चा कर रहे हैं भारत की स्थिति की, हर एक चीज के विस्तार में चलेंगे हम। अब हम बात करें भारत के पश्चिमी छोर पे, भारत के पश्चिमी छोर की बात करें, यह हो गया भारत का पश्चिमी छोर, और यहाँ पे गुजरात का हिस्सा है, और स्थान का नाम है सर्करेक। क्या नाम है, सर्करेक, जिसकी स्थिति क्या है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे कि जो लंबवत रेखाएं होती है भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा की जो लंबवत रेखाएं होती है वो क्या कहलाते हैं, देशांतरीय रेखाएं या देशांतरीय रेखाएं कहलाती है। तो ये देशांतर है, इसका मान कितना होता है, जो गुजरात के सर्क रेखा बिंदु है उसका मान होता है 68 डिग्री 7 मिनट। कितना होता है, 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सी देशांतर होगा, 68 डिग्री 7 मिनट कौन सा देशांतर होगा, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। ये हमारा वर्ल्ड का मैप हो गया, ये इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया। ये भारत का तो पश्चिमी छोर है, यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ये है भारत का पश्चिमी छोर, लेकिन हमें यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ये होता है पूर्वी देशांतर। कौन सा होता है, पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की गणना किसके आधार पर करते हैं, वर्ल्ड मैप के आधार पे करते हैं। तो ये होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। बात समझ में आ रही है, ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार जो अरुणाचल का हिस्सा है लास्ट में, इधर अंतिम छोर, भारत के पूर्व में, भारत के पूर्व में, इसका मान क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। ये कौन सा देशांतर होगा, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, ये भी होगा पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर। हम कई बार गलती कर देते हैं, मुख्य रूप से गलती होने की संभावना कहां पे होती है, इसको हम पश्चिमी देशांतर बता देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। क्यों है, क्योंकि ये पश्चिमी हिस्सा भारत का है, नहीं कि वर्ल्ड मैप में ये पश्चिमी देशांतर है, तो इसके हम ध्यान रखेंगे। और कई बार हम इस जो कन्याकुमारी का अक्षांशीय विस्तार है उसको भी हम क्या बता देते हैं, दक्षिणी बता देते हैं। ये दक्षिणी नहीं है, क्योंकि किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो कौन सा अक्षांश होगा, उत्तरी अक्षांश होगा। तो ये होगी मुख्य रूप से भारत की स्थिति की बात। अब हम इसी के संदर्भ में आगे चर्चा करेंगे, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों प्रकार के हमने अक्षांश और देशांतरी विस्तार की बात कर ली। अब हम देखेंगे कि भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है। मुख्य रूप से वर्ल्ड मैप की बात करें, ग्लोब की बात करें, तो दो गोलार्ध होते हैं, दो गोलार्ध होते हैं। एक तो होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। हम कई बार इसके अंदर गोलार्ध बताते समय गलती कर बैठते हैं। क्या गलती करते हैं, इसके बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई पूरी, यदि इसके हम दो बराबर भाग करें भूमध्य रेखा से, तो ऊपर वाला गोलार्ध होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला गोलार्ध होता है दक्षिणी गोलार्ध। अब हम इसको ध्यान से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो सीधी सी बात है कि भारत कहां पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। यदि हम देशांतर रेखा से तुलना करें, भूमध्य रेखा से दो भागों में हिस्सा नहीं करके, यदि हम 0 डिग्री देशांतर से दो भाग करें, ग्लोब के, पृथ्वी के दो भाग करें, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध, और इधर वाला हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, इसके अनुसार हम भारत की स्थिति बताएं तो भारत कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन मुख्य रूप से चर्चा हम उत्तर और दक्षिण की करते हैं।
ये पूर्व और पश्चिम बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि कई बार हम क्या बताते हैं कि ये कौन सी है, पूर्व दिशा है और ये है उत्तर। तो हम भारत की स्थिति को बताते समय एक मुख्य गलती कर देते हैं कि हम बताते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि उत्तर पूर्वी गोलार्ध नाम की कोई चीज नहीं होती। उत्तर पूर्व क्या है? यदि हम इस पृथ्वी को 4 चतुर्थांशों में बांट दें, 4 चतुर्थांशों में, 4 क्वाड्रेंट में विभाजित कर दें, तो उत्तर पूर्वी वो उसका चतुर्थांश होता है, ना कि गोलार्ध होता है। गोलार्ध सिर्फ कितने होते हैं? 2 गोलार्ध होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, भारत की स्थिति बताते समय उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, न कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो ये बात भी बड़े ध्यान से ध्यान देने वाली है, इसकी भी जानकारी रखेंगे। अब हम बात करेंगे उत्तरी पूर्वी सिर्फ मात्र गलों का एक चतुर्थांश है, न कि गोलार्ध है। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। तो एक बार फिर से देख लें कि भारत की ऊपरी छोर है, वो है, उसकी स्थिति है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी का, उसकी स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो पश्चिमी भाग है गुजरात के सर्करेख नामक स्थान पे जो बिंदु है, उसकी स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट। और जो पूर्वी हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, उसकी स्थिति है 97 डिग्री 25 मिनट। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये होगी भारत की मुख्य रूप से स्थिति। किस माध्यम में? खगोलीय रूप से स्थिति का हमने अभी अध्ययन किया है, अभी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करना भी बाकी है। इसी में ही 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए। ठीक है, यहां तक हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम आगे बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे? एरिया ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्रफल की बात हम करेंगे। हमने कई बार पढ़ा है, छोटी क्लासों में भी ये कई बार पढ़ाया जाता है, प्रश्न भी आते हैं कक्षाओं में, परीक्षाओं में, कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्षेत्रफल। किसकी बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है और वीडियो के थंबनेल में भी आता है कि जो ये हमारी क्लासें चल रही है वो यूपीएससी से लेकर रीट तक सभी के लिए उपयोगी है। किसी एक के लिए क्लासिफिकेशन नहीं है क्लासों का, सभी के लिए कहीं ना कहीं ये उपयोगी साबित होगी। इसलिए हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज सभी की चर्चा कर रहे हैं। क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं तो आज तक हम देखते आए हैं, जैसे मैथमेटिक्स में बात करें तो क्षेत्रफल का एक ही रूप होता है कि एरिया क्या है। यदि भूगोल में हम अध्ययन करें तो क्षेत्रफल को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है वास्तविक क्षेत्रफल, एक होता है भौगोलिक क्षेत्रफल। एक होता है भौगोलिक क्षेत्रफल और एक होता है वास्तविक क्षेत्रफल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यही पढ़ा है हमने मुख्य रूप से आमतौर पे। ये जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, ये भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, न कि वास्तविक क्षेत्रफल है। ये भारत का कौन सा क्षेत्रफल है? भौगोलिक क्षेत्रफल है। ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का, रियल एरिया काउंट नहीं किया गया। तो हम डिफरेंस देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्रफल और वास्तविक क्षेत्रफल में क्या फर्क होता है। भौगोलिक क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र हम देखते हैं, अक्सर हमने कई बार पढ़ा भी है, होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्या? भौगोलिक क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि भौगोलिक और वास्तविक क्षेत्रफल में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैंने एक डस्टर लिया है, अब मैं इसका ऊपर से फोटोग्राफ लूंगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि इसका एरियल फोटोग्राफ लूंगा।
इसके क्षेत्रफल का फोटोग्राफ लूंगा तो ये किस प्रकार का आएगा, ये हमें कुछ इस प्रकार का मिलेगा। ये क्या हो गया, डस्टर का फोटोग्राफ। अब मैं पूछूं इस डस्टर का क्षेत्रफल क्या है, तो मैं क्या करूंगा, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी लंबाई हो गई, दोनों को गुणा कर दूंगा तो इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस क्षेत्रफल को हम भूगोल की भाषा में क्या बोलते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल बोलते हैं, जो कि भारत का कितना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं वास्तविक क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे, वास्तविक क्षेत्रफल की, और इसका यूज कहाँ होता है उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे ये डस्टर वापस लेते हैं हम, इसका हमने भौगोलिक क्षेत्रफल देख लिया, ये होता है। अब इसके वास्तविक क्षेत्रफल के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मैंने ये हैंकी ले ली, रुमाल ले ली और इसको इसके ऊपर ढक दिया, ठीक है, यहां तक बात समझ में। इसको ढकने के बाद में जो ये रुमाल का क्षेत्र है, पहले जो हमारे पास एरिया आया था वो आया था सिर्फ इतना, बात समझ में आ रही है, जिसको हमने क्या नाम दिया, भौगोलिक क्षेत्रफल। वास्तविक क्षेत्रफल क्या है इसका, इसकी जो हाइट भी है, कुछ न कुछ स्थान भी इसने घेर रखा है। अब मैं इस रुमाल को यदि यहाँ से काट दूंगा तो जाहिर सी बात है, देखने से पता चल रहा है कि जो पहले वाला एरिया था उससे कुछ न कुछ अधिक एरिया हमें प्राप्त होगा। तो ये क्या होता है, वास्तविक क्षेत्रफल। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है। जैसे मैं वापस ये डस्टर की बात करूं कि मुझे इसके ऊपर पेंट करना है, कलर करना है, तो इसके कितने क्षेत्र के ऊपर कलर किया जाएगा। यदि मैं भौगोलिक क्षेत्रफल लूं इसका, तो कलर सिर्फ एक पृष्ठ पे होगा, ठीक है। और वास्तविक क्षेत्रफल पे अब हमें वास्तविकता में इसके पूरा कलर करने के लिए इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, मतलब सभी दिशाओं के अंदर कलर करना पड़ेगा। तो दोनों की कैलकुलेशन अलग होती है। जो हम बात करते हैं साधारणतः वो होता है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल और वास्तविक क्षेत्रफल। कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो वास्तविक क्षेत्रफल होता है, वास्तविक क्षेत्रफल होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है भौगोलिक क्षेत्रफल से। किससे, भौगोलिक क्षेत्रफल। कंक्लूजन क्या निकल गया हमारे पास कि जो वास्तविक क्षेत्रफल होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है, किससे, भौगोलिक क्षेत्रफल से। तो ये हो गई हमारी क्षेत्रफल संबंधित बात। अब हम आगे बात करेंगे कि भारत के अंदर हमने चर्चा की थी, भारत में हमने वापस एक बार चर्चा कर लेते हैं बीच में। अभी हमने भारत का मैप बना के उसके लिए चर्चा की थी। जैसा कि हम जानते हैं जो 0 डिग्री देशांतर है, ग्रीनविच रेखा है, इससे पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता जाता है। देशांतर का उपयोग किसके लिए करते हैं, समय की गणना के लिए करते हैं। ये हमने पिछली क्लास में विस्तार से चर्चा की थी। और देशांतर 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ आते हैं तो समयावधि क्या होती है, कम होती है। इसी का ही परिणाम है कि लंदन और भारत के समय के मध्य कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर होता है। जब लंदन में 12 बजती है तो भारत में समय क्या हो जाता है, 5:30 हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे इंडिया की स्थिति है इसमें भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि मैं छोटे से ब्रीफिंग के लिए बता देता हूं आपको। हमने चर्चा की थी, एक तो ये देशांतर है और एक ये अरुणाचल प्रदेश का देशांतर है। दोनों का मान एक बार मैं फिर लिख देता हूं। ये है 68 डिग्री 7 मिनट और दूसरे वाला होता है 97 डिग्री 25 मिनट। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी देशांतर से समय की गणना किस प्रकार की जाती है कि जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो वो कितने समय में लगाती है, 24 घंटे में समय लगाती है। 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। और पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो यहां से स्टार्ट होके वापस यहां आएगी तो कितने का कोण बनेगा, 360 कोण बनेगा। ये एंगल हो गया 360। यदि हम बात करें 1 घंटे में
कितनी डिग्री लगाती है? 15 डिग्री। 1 घंटे में मिनट की बात करें तो 60 मिनट में 15 डिग्री, 1 डिग्री में कितने मिनट? 4 मिनट। इस प्रकार हमने गणना की थी। अब इसी का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। दोनों देशांतरों के बीच में बड़े ध्यान से ध्यान देंगे कितना डिफरेंस हो गया। एक तो है हमारे पास 97, 25 और एक है 68 और 7। तो ये कितना डिफरेंस होगा इसके अंदर? ऑलमोस्ट डिफरेंस होगा 29 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 18 मिनट। कितना हो जाएगा? 18 मिनट। अब हम चर्चा करें कि इसके उत्तरी और उत्तरी अक्षांशों की, कि इसके दक्षिण का जो बिंदु है उसकी स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट होती है और ये 37 डिग्री 6 मिनट होता है। इसके बीच में डिफरेंस कितना आ गया? इसके बीच में डिफरेंस आएगा हमारे, इसको हम घटाएंगे तो 29 डिग्री और 29 और हम घटा देंगे 6 में से 4 तो आ जाएगा हमारे 2 मिनट। अब ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट मिलने वाला है, यहां से बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। ये तो हमारा किसका आया? देशांतर का। किसका आया? देशांतर का। और ये डिफरेंस है हमारे पास अक्षांशों का। इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि विश्व के अंदर जैसे जैसे पूर्व में जाते हैं समयावधि बढ़ती जाती है और पश्चिम की तरफ घटती जाती है, तो जाहिर सी बात है कि भारत में भी समयावधि में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। मूल रूप से सीधे से आंकड़ों की बात करें तो भारत की समयावधि में अरुणाचल प्रदेश के समय और गुजरात के सरकरे के समय में कितना अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। लेकिन हम बात करें एग्जैक्ट नॉलेज की, एकदम वास्तविक ज्ञान की बात करें तो ये अंतर होता है 1 घंटे 57 मिनट और लगभग 12 सेकंड। ये होता है भारत के समय के अंदर, इतना चेंजेस होता है। यहां से गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होगा, वो कितने समय पहले होगा? 1 घंटे 57 मिनट और 12 सेकंड, जिसको हम क्या मान सकते हैं? 2 घंटे। एक्चुअल पूछा जाए तो ये होता है 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। कैसे ज्ञात किया? जैसे हमने देखा 29 डिग्री और 18 मिनट है, 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट। यदि हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं। ये बहुत अच्छा मुद्दा भी उठाया गया है गुजरात वासियों के द्वारा कि जो हमारी मानक समय रेखा है, क्या है? ये हो गया ऊपर का अक्षांश। अब जो ये हमारी मानक समय रेखा है, इसकी स्थिति क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। इसकी चर्चा थोड़ी कंफ्यूजन भी थी पिछले चैप्टर में, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। हमेशा ये लिखी होती है कि भारत की मानक समय रेखा है वो होती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कहीं बुक्स में लिखी हुई मिलती है 82 डिग्री 50 मिनट और कहीं पे लिखी हुई मिलती है 82 डिग्री 30 मिनट। इसमें से ये सही है, क्यों सही है इसकी भी चर्चा करेंगे। 60 का मतलब होता है 0.5, ये हम सब जानते हैं। उसी के आधार पर लिखा गया है 50 मिनट। लेकिन हम जानते हैं 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो 60 का आधा कितना होगा? 30 होगा। इसलिए सही क्या होगा? भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि भारत में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से गुजरती। याद रखेंगे। अब हम चर्चा करेंगे भारत के मानक समय की। जो भारत का मानक समय है, यहां से यहां तक 1 घंटे का और यहां से यहां तक 1 घंटे का, लगभग बात करें हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं करके, तो इधर 1 घंटा ज्यादा होता है और इधर 1 घंटा कम होता है। या बात करें कि सूर्य उदय इधर 1 घंटे पहले होता है और इधर 1 घंटे बाद होता है। तो ये एक मुद्दा भी उठाया गया था कुछ समय पहले
मैं मान भी बताता हूं आपको। जैसे रसिया है, रूस है, किसकी बात कर रहे हैं? रूस की। रूस में मानक समय रेखाएं कितनी है? टोटल 11 है। रूस में टोटल मानक समय रेखाएं हैं 11। यदि बात करें यूएसए, कनाडा, यूएसए, कनाडा और चाइना, चीन की बात करें तो इनके अंदर मानक समय रेखाओं की संख्या है 6। तो इसी कारण भारत में भी यह मुद्दा उठाया गया था कि भारत में भी 2 मानक समय रेखाएं बनाई जाए, एक तो पश्चिमी भाग के लिए बनाई जाए और एक पूर्वी भाग के लिए बनाई जाए। अब हम यहां से एक क्वेश्चन भी उठता है, कई बार यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो एक मुद्दा है 2 मानक समय रेखाओं का निर्धारण करने का, क्या वो उचित है? तो इसका सीधा सा जवाब होता है कि उचित नहीं है। उचित क्यों नहीं है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भारत में साक्षरता का स्तर है वो इतना अधिक नहीं है। भारत फिलहाल विकासशील देशों में आता है, साक्षरता उतनी नहीं है। जैसे ही कोई जैसे ट्रेन से व्यक्ति है वो पश्चिम बंगाल से राजस्थान के लिए ट्रेवल कर रहा है, पश्चिम बंगाल से राजस्थान के लिए ट्रेवल करेगा, जब वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी भारतीय मानक समय रेखा से गुजरेगा तो उसको अपना समय चेंज करना पड़ेगा। कब? जब यहाँ पे 2 अलग अलग मानक समय रेखाओं का निर्धारण किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब 2 अलग अलग समय रेखाओं का मानक समय रेखाओं का निर्धारण करेंगे तो 82.5 डिग्री से कोई इंसान गुजरेगा इधर से उधर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ, तब उसे अपना समय वापस से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए भारत के अंदर 2 मानक समय रेखाएं फिलहाल वर्तमान स्थिति के अनुसार उचित नहीं है। अब हम एक चर्चा और करेंगे, ये हमारी चर्चा होगी अक्षांशों एवं देशांतरों की भारत के अंदर। अब हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि जो भारत है इसका भूमध्य रेखा की तरफ विस्तार किस प्रकार है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो एक बार इसको आप नोट कर ले, कोई चीज नोट करना चाहे तो। एक क्वेश्चन और पूछता है, इसी में बता देता हूं मैं अभी आपको कि जो ये भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो भारत की मानक समय रेखा गुजरती है सबसे पहले यहाँ पे नेपाल के नीचे, यूपी से, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बाद में ये गुजरती है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बाद में ये गुजरती है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद में ये गुजरती है उड़ीसा से, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में ये गुजरती है आंध्र प्रदेश से। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऑप्शन में भी दे दिया होता है, तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य हैं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बात करें यूपीएससी की तो यूपीएससी में शहरों तक का नाम पूछ लिया जाता है कि किन शहरों से होकर ये मानक समय रेखा गुजरती है। तो इसकी चर्चा भी हम आगे विस्तार से करेंगे। एक बार आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। इसी में बात करें एक बार कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की भारत की दूरी कितनी है। क्या बात करेंगे? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में भारत की किलोमीटर में दूरी कितनी है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं, ये देख लेना भारत के समय में कितना फर्क होता है। 2 घंटे एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1/57 मिनट एंड 12 सेकंड। अब हम बात करेंगे कि जो भारत की दूरी है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, और दूसरी बात करें हम उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये दूरी कितनी होती है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो जो पश्चिम से पूर्व की तरफ दूरी होती है वो है हमारी 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214 किलोमीटर। यहां से बहुत ही अच्छा टॉपिक बनेगा हमारे पास समझने के लिए। पश्चिम से पूर्व की दूरी होती है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की दूरी होती है 3214 किलोमीटर। एक बार आप यहाँ पे आइए कि जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो देशांतरीय रेखाएं हैं
उनके अंदर डिफरेंस कितना होता है 29 डिग्री 18 मिनट का। और उत्तर से दक्षिण में जो अक्षांशीय रेखाएं हैं उनके बीच का अंतर कितना है 29 डिग्री और 2 मिनट। कहने से यह तात्पर्य है कि दोनों की स्थितियों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बड़े ध्यान से ध्यान देंगे इनकी दूरियों की बात करें तो इनके अंदर बहुत ही ज्यादा अंतर है। यह है 2933 और यह है 3214। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ ही मिनटों का अंतर है, लेकिन किलोमीटर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। इसका क्या कारण है इसकी भी हम चर्चा यहीं पे कर लेते हैं। ये हमारा भूगोल हो गया। अब इसके अंदर हम देखेंगे ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती है जो कि कैसी होती है समानांतर रेखाएं होती है और समान दूरी पे एक दूसरे से समान दूरी पे स्थित होती है। बात समझ में आ गई। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 179। कहीं कहीं पे लिखा होता है 181। तो 181 क्या होते हैं अक्षांश होते हैं। मात्र क्या होते हैं अक्षांश। जो बिंदु है उसको हम क्या बोलते हैं अक्षांश और जो रेखा है उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो 179 हो गए अक्षांश रेखा और 181 हो गए अक्षांश। बात समझ में आ गई। इसकी विस्तार से चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे देशांतर रेखाओं की बात करूं तो किस प्रकार होती है। इस प्रकार देशांतर रेखाएं होती है जो दोनों ध्रुवों पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या एक दूसरे से मिलती है। तो इस प्रकार हम देशांतर रेखाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि हमने यहाँ पे देखा कि बहुत ही ज्यादा अंतर दिखाई देता है। यहाँ पे अंतर न होने के बावजूद भी किलोमीटर में बहुत ज्यादा अंतर है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे जैसे देशांतर रेखाएं बढ़ती जाती है ये और भी नजदीक आती जाती है। समझ में आ रही बात। भारत की स्थिति यहाँ पे है जैसे वर्तमान में क्रिया हो रही है अल्प क्षणों के लिए या बहुत ही बड़े समय की ये घटना है जो धीरे धीरे होती है हजारों लाखों वर्षों से। प्लेट विवर्तनिकी एक नाम है, इसकी भी चर्चा हम विस्तार से करने वाले हैं। प्लेट विवर्तनिकी जिसके कारण जो भारत है हमारा वो विश्व के मानचित्र में या ग्लोब में देखें तो ये किधर खिसक रहा है उत्तर की तरफ खिसक रहा है। धीरे धीरे किधर जा रहा है उत्तर की तरफ जा रहा है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसकी चर्चा हम करते हैं। यदि सपोज दैट भारत है वो यहां से उत्तर की तरफ जाएगा तो अक्षांशों के अंदर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अक्षांश हमेशा कैसी दूरी में होते हैं समान दूरी में होते हैं। लेकिन देशांतरों में प्रभाव पड़ने वाला है। देशांतरों की और भी संख्या क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी क्योंकि यहां से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे देशांतर और ज्यादा नजदीक आते जाएंगे। क्योंकि देशांतर कैसे हैं भूमध्य रेखा के लंबवत है। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जो हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि यहाँ पे अक्षांश से देशांतरों में ज्यादा डिफरेंस न होते हुए भी किलोमीटरों में जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसका मेन रीजन क्या है कि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो समानांतर और समान दूरी पे होती है, लेकिन जो देशांतरीय रेखाएं वो इस प्रकार नहीं होती है, वो कर्वेचर होती है। ये धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो आपस में आती जाती है। देखने से पता चलता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एक निश्चित बिंदु पे अक्षांशों पे जाके ये क्या हो जाएगी एक दूसरे से मिल जाएगी, लेकिन अक्षांश रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है। यही सबसे बड़ा रीजन है। तो ये हो गई हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति एवं भारत का विस्तार। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसमें से जो चीज नोट करनी वो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है उसकी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं एक बार। क्या क्वेश्चन है वो? बहुत ही अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा जाता है रिटन एग्जाम के अंदर कि जो भारत है वो क्या कहलाता है? भारत युवा सूरज का देश है। ये क्वेश्चन है, क्या पूछ लेते हैं? भारत युवा सूरज का देश है। ऐसा क्यों कहा गया? इसका रीजन देखेंगे। भारत को युवा सूरज का देश क्यों कहा गया है? सबसे पहले समझेंगे युवा सूरज से क्या तात्पर्य।
एक तो जाहिर सी बात है, दो शब्द है, एक तो युवा है और एक वर्ग है। युवा का मतलब होता है एकदम सीधा, जैसे मैं एकदम सीधा खड़ा हूं और एकदम एक क्यों, मतलब इंसान कैसा है, अभी युवा है। और एक झुका हुआ है, मतलब वर्ग हो चुका है। कहने से ये तात्पर्य, ये एग्जांपल देने का मतलब ये है कि भारत है जो कर्क रेखा है भारत के बीच में से गुजरती है। 21 जून की अवधि को पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी। 21 जून की अवधि को कर्क रेखा भारत के लंबवत ऊपर की तरफ सूर्य होता है। कर्क रेखा के लंबवत ऊपर की तरफ सूर्य होता है कब, 21 जून को। जिससे क्या प्रभाव पड़ता है, युवा सूरज का देश कहने से तात्पर्य इसमें क्या प्रभाव पड़ता है कि इसके अंदर सभी प्रकार की जलवायु, भारत में सभी प्रकार की जलवायु, वनस्पति, मृदा एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। युवा सूरज का देश है। इसी क्यों कहते हैं, ये भी समझ में आ गया क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा के जस्ट लंबवत ऊपर की तरफ सूर्य होता है और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। किन किन देशों से गुजरती है पिछली क्लास में चर्चा की थी हमने, जिसकी ट्रिक होती है मित्र पर गमछा जार। आप देख सकते हैं उसको वापस क्लास में। युवा सूरज का देश कहने से क्या तात्पर्य निकलता है कि ऐसा देश जहां पे सभी प्रकार की, लगभग सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अनेकों प्रकार की मृदा पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की अनेक वनस्पतियां पाई जाती है और सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। मतलब बायोडायवर्सिटी कैसी होती है, अत्यधिक होती है, जैव विविधता बहुत ही अधिक होती है। ये किसका प्रभाव है, युवा सूरज का देश होने का प्रभाव है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है इसकी भी हम छोटी सी चर्चा करते हैं, आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जो भारत की जलवायु है वो है उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु होती है। किस प्रकार की जलवायु होती है, उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु होती है। ये क्या होती है इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। कहने का मतलब आज हमने चर्चा की भारत की स्थिति एवं विस्तार के टॉपिक के अंदर। अभी हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉमिक सिचुएशन की, खगोलीय स्थिति उसकी चर्चा की है। तब हम आगे की क्लास में, आगे के लेक्चर में चर्चा करेंगे भौगोलिक स्थिति किस प्रकार है भारत की, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत के पड़ोसी सागर कौन से हैं, पड़ोसी महासागर कौन से हैं, राज्यों में बात करेंगे कौन सी सीमाएं कहां लगती है, उनकी भी विस्तार से चर्चा हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। जो ये ज्योग्राफी की क्लास चल रही है वो मुख्यतः किसी एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन ये यूपीएससी से लेकर, जैसा कि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, यूपीएससी से लेकर रीट तक के एग्जाम में सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है। कुछ न कुछ आपको नया सीखने को ही मिलेगा। हम छोटी से छोटे बिंदु के ऊपर चर्चा करते हुए चलेंगे। और ये कक्षाएं हैं, ये लगभग साप्ताहिक क्लासें हैं, सप्ताह में एक बार इसका लेक्चर डाला जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा टाइम और निकाल के इसकी 2-3 क्लासें सप्ताह में हम डाल सके। धन्यवाद, शुक्रिया।